बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है दूसरी शादी के हवाले से। बहुत सारे अफराद इस मौजू पे काफ़ी सारे सवालात करते हैं कि दूसरी शादी के हवाले से हमारा कानून जो है वो क्या कहता है, और अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो वो किस प्रोसेस को अपनाए। अगर वो कोई बंदा दूसरी शादी कर लेता है तो उसके बारे में हमारा कानून जो है वो क्या कहता है। अगर कानून को देखा जाए, हमारे लॉ को देखा जाए, तो इसमें मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 जिसका जो है वो सेक्शन नंबर 6 जो है वो अलाउ होता है। यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसके बारे में ये बताया गया है कि 1 साल की उसको सजा हो सकती है या इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें इस बात को वाज़ह कर दिया गया है कि अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो वो अपनी पहली बीवी से इजाज़तनामा तलब करे, या फिर इसके बारे में एक मुकम्मल प्रोसेस है उसको अपनाए। अब इजाज़तनामे के लिए भी कुछ चीज़ें, जो कुछ लवाज़मात जो हैं वो ज़रूरी हैं कि सबसे पहले आपने उसको उस निकाहनामे में जो हक महर लिखवाया हुआ है, हक महर की भी 2 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो है मुअज्जल, दूसरी किस्म है गैर मुअज्जल। अब मुअज्जल और गैर मुअज्जल में फर्क क्या होता है? मुअज्जल वो हक महर होता है जो कि आप निकाह के वक़्त अदा कर देते हैं दुल्हन को, ठीक है? दूल्हे का वालिद या दूल्हा खुद वो रकम अदा कर देता है, या वो चीज़, वो जो भी वहाँ पर जो है वो हक महर में लिखा जाता है, इसको मुअज्जल का नाम दिया जाता है। और वो गैर मुअज्जल वो रकम, वो चीज़, वो जायदाद का हिस्सा जो कि उस वक़्त अदा नहीं किया जाता, मगर वो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि दुल्हन जो है वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे उसको वसूल कर सकती है। तो ये 2 किस्में हैं हक महर की जो यहाँ पर बताई गई हैं हमारे कानून में, हमारे लॉ में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हक महर है, आपको दूसरी शादी या किसी बंदे को दूसरी शादी से पहले इसको अदा करना लाज़मी करार दिया गया है। अगर वो बंदा अदा नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जो वो चीज़ें थी हक महर के हवाले से, जो कि आप किसी भी कई बंदे को बता सकते हैं कि जी ये दोनों काम कर लें तो उसके बाद इजाज़तनामा दरकार है, तो उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। अब इस कानून के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक हम दूसरी शादी करने के जो तरीक़ाकार को अगर देखें तो यहाँ पर हमें एक इजाज़तनामा दरकार होता है। वो इजाज़तनामा जो है वो एक सालसी कौंसिल जो होती है वो देती है। अब सालसी कौंसिल्स क्या होती है? सालसी कौंसिल के मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो कौंसिल होती है, ठीक है? जो कि किसी भी यूनियन काउंसिल में मौजूद जो है वो यूनियन काउंसिल के जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है, मतलब सालसी काउंसिल का आर्बिट्रेशन का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो होता है वही बेसिकली जो है वो सालसी काउंसिल का चेयरमैन भी होता है। तो वहां पर आप एक दरख्वास्त लेके जाते हैं, ठीक है? इस्तदा करते हैं कि जी, उसमें आपने लिखते हैं कि जी मेरी बीवी जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, या वो बांझ है, या वो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या हमारा उनके साथ जो है गुजर बसर नहीं हो रहा, ठीक है? या मुश्किलात फलां मुश्किलात दरपेश है। वो रीजन कोई भी हो सकती है, मगर ये बात ज़हन में हमेशा रखें कि जो रीज़न हो वो ऑथेंटिक रीज़न होनी चाहिए और वो
काबिल गौर भी होनी चाहिए। ऐसी रीज़न आप ना बनाएँ या उसमें ऐसी सज़ा ना करें जो कि आपके मतलब के रिजेक्शन में, उसको डिसमिस करने में, ख़त्म करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो किरदार अदा करे। सो यहाँ पर ये बात कि आपने वो दरख्वास्त लिखी, वो आपने जमा करवा दी यूनियन काउंसिल में। अब यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त देने के बाद वहाँ जो है, वहाँ से मौजूद जो है वो यूनियन काउंसिल का जो है चेयरमैन जो है, सॉरी, यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो एक जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर करेगा। आपकी तरफ से दूल्हे की तरफ से नुमाइंदगान मुकर्रर होगा या नुमाइंदा मुकर्रर होगा, और दूसरी तरफ से एक सालसी जो है वो कौंसल बना दी जाएगी। दोनों फ्रीकैन आपस में मिलकर कुछ मामलात तय करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको मुस्बत तरीके से निपटाया जा सके। फर्ज कर लें कि अगर दूल्हा जो बंदा जो है वो शादी करना चाहता है और दूसरी शादी जो है वो करने के लिए कोई उम्मीद है, तो वो पहली बीवी के वो तमाम लवाजमात जो है वो पूरे करेगा। उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उसके नानो नुफ़्का का ज़िम्मेदार होगा, वो उसको अदा करेगा। अगर बच्चे हैं तो उनकी परवरिश और उनके तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मुकम्मल करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर तय होंगी, कुछ चीज़ों पे इत्तेफ़ाक भी होगा, कुछ इख्तिलाफ़ भी होगा, तो ये चीज़ें काफ़ी वहाँ पर डिस्कस की जाएँगी। उसके बाद आते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ यूनियन काउंसिल में आपको वहाँ इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि निकाह रजिस्ट्रार जो होता है वो लड़की की साइड से होता है। लड़की वाली की साइड से होने की वजह से वहां पर लड़की वाली साइड से जो उनका चाचा मामा जो है उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर, मतलब कह सकते हैं उनका असर और रसूख जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से वो काफी ज्यादा मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, आपको इजाजत नहीं मिलती। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? हमारे इस कानून में दूसरी रेमेडी भी मौजूद है। अब दूसरी रेमेडी क्या है कि आपने 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, ठीक है, उसको दरख्वास्त देनी होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक दरखास्त लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पे आपने 2 रुपए का जो है वो टिकट जो है वो लगाना जरूरी है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से तो यहाँ पर 2 रुपए का टिकट लगाकर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दरख्वास्त दे देंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है आपकी उस इस्तदा को, उस दरख्वास्त को ज़ेरे गौर लाएगा, उसके बाद उस पे हतमी फैसला सुना देगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो फैसला जो है वो हतमी समझा जाएगा। उस पे दोबारा आप जो है वो किसी और जगह पे चैलेंज उस फैसले को नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पर आर्बिट्रेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना होता है, तो वहां से आपको इजाजत दरकार होती है। तो ये प्रोसेस था कि आप किस तरह आप दूसरी शादी के हवाले से जो है वो इजाज़त ले सकते हैं।